हमारा आज जो टॉपिक है वो है पेयर प्रोडक्शन, या जिसको हम कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये मैं आपको बता देता हूं ये बेसिकली क्या है और फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम ये कहते हैं कि जब कभी भी ये मैं जो बना रहा हूं ये बना रहा हूं गैमा रे फोटोन। गैमा रे फोटोन आया और इस गैमा रे फोटोन के सामने ये है मेरे पास एक हैवी न्यूक्लियस। जैसे ही गैमा रे फोटोन इस हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है तो ये से टकरा रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी और मैटर का आपस में इंटरेक्शन है, बिल्कुल वैसे इंटरेक्शन है जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक था, बिल्कुल वैसे इंटरेक्शन है जिस तरह क्वांटम इफेक्ट एनर्जी और मैटर का आपस में इंटरेक्शन है। लेकिन इसमें चूंकि लेवल ऑफ द एनर्जी बहुत हाई है, मैंने कौन सा लिखा है, गैमा रे फोटोन लिखा है। तो जैसे गैमा रे फोटोन इससे स्ट्राइक करता है तो उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है और थोड़ी देर बाद इसमें से जो है वो दो पार्टिकल निकलते हैं। तो ये दो पार्टिकल इस तरीके से हमने दिखाए हैं। एक पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो पार्टिकल है उसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास मास है वो होता है 9.1 एक्सपोनेंट -31 और यूनिट क्या है, केजी। और इसका जो चार्ज है हमारे पास वो है 1.6 एक्सपोनेंट -19 और यूनिट क्या है, कूलम। ओके, जो पॉजिट्रॉन है इसका हमारे पास जो मास है वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर है 9.1 एक्सपोनेंट -31 केजी और इसका जो चार्ज है हमारे पास वो है हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ओके, ये जो पॉजिट्रॉन है इस पॉजिट्रॉन को हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और ये जो एंटी इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली हमारे पास याद रखिएगा एंटी मैटर पार्टिकल है। इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे कि ये बेसिक। अच्छा जी, अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई एनर्जी किसी हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करती है और वो एनर्जी अच्छी खासी ज्यादा होनी चाहिए, तो अच्छी खासी ज्यादा एनर्जी का मतलब है, इसी वजह से मैंने गैमा रे फोटोन लिखा है। तो मैंने चैप्टर नंबर 16 में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया हुआ है। यानी मैंने आपसे कहा था कि विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, अल्ट्रावायलेट की। उससे ज्यादा एनर्जी हमारे पास किसकी होती है, एक्सरेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट हमने किसमें इस्तेमाल किए थे, फोटो इलेक्ट्रिक में। एक्सरे हमने कहां पर इस्तेमाल की थी, क्वांटम में। और एक्सरे से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, गैमा। तो अब गैमा रे जब एनर्जी का फोटोन आएगा और मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इस दफा जो इफेक्ट होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, पेयर प्रोडक्शन होगा। यानी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मास में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हमने इसको कहा है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो ये जो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है इसके होने की वजह हाई अमाउंट ऑफ द एनर्जी है। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक, और ज्यादा होता है मतलब एक्सरे तो क्वांटम, और ज्यादा होगा तो फिर हमारे पास पेयर प्रोडक्शन होगा। अब यहां पर अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि ये जो फोटोन है और ये जो हैवी न्यूक्लियस है इसके इंटरेक्शन का मतलब है कि समझ लो कि ये फोटोन इस न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है। अच्छा, कोलिजन कौन सा है, दिस इज अगेन द इलास्टिक कोलिजन, जिसका मतलब यह है कि यहां पर एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे। अच्छी तरह याद रखना है बात, मैं लिख देता हूं कि मोमेंटम प्लस एनर्जी इज कंजर्व। तो वो मोमेंटम और एनर्जी क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। अब ये जो मोमेंटम है ना, इससे आपने एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। ये मोमेंटम वाली जो बात है ये हमें ये समझा रही है कि जो पेयर प्रोडक्शन है, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट, नहीं हो सकता, टेक प्लेस इन वैक्यूम, या जिसको हम कह सकते हैं स्पेस। स्पेस में या वैक्यूम में खाली जगह पर पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो रही है, ये मैं आपसे कह रहा हूं ना। तो आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी आए और वो मैटर में कन्वर्ट हो जाए। इस हैवी न्यूक्लियस की क्या जरूरत है, तो याद रखिएगा हैवी न्यूक्लियस की जरूरत हमें है। अगर ये हैवी न्यूक्लियस नहीं होगा यहां पर, और हैवी न्यूक्लियस क्यों है उसके बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर ये न्यूक्लियस यहां पर मौजूद नहीं होगा तो एनर्जी आकर
पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, यानी पेयर प्रोडक्शन हो जाए विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस हैवी न्यूक्लियस, नॉट पॉसिबल। ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, एनर्जी कंजर्व होने का मतलब भी जरा ज़हन में रखिएगा। एनर्जी कंजर्व होने का मतलब क्या है कि देखो मुझे क्या बनाना है, मुझे एनर्जी से मैटर बनाना है, तो लाजमी तौर पर मैंने जो मैटर बनाना है वो किसका वो मैस कितना है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मैस है। तो मेरी एनर्जी इतनी तो होनी चाहिए ना कि वो इलेक्ट्रॉन का मैस भी बनाए और पॉजिट्रॉन का मैस भी बनाए। तो इलेक्ट्रॉन का मैस बनाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, ये बहुत आसान है, आइंस्टाइन की इक्वेशन जो कि हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर डिस्कस की है। और वो क्या है हमारे पास, हम ये बात जानते हैं, मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूं उसको। देखो हम ये बात जानते हैं कि E किसके इक्वल है, mc स्क्वायर के। तो एनर्जी इज इक्वल टू मैस, इलेक्ट्रॉन का मैस मेरे पास लिखा हुआ है और ये है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 और मल्टीप्लाई बाय जो c है जिसको स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं 3 × 10⁸ और उसके ऊपर स्क्वायर। तो यहां से जो मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा इज इन, वो किसमें होगा, जूल में होगा, क्योंकि एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है, जूल। हम चूंकि ये एनर्जी बहुत लो अमाउंट की एनर्जीज होती हैं, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब हम अपने आंसर को डिवाइड करते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो फिर मेरा आंसर जूल में नहीं आता, फिर मेरा आंसर आ जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो एनर्जी हमारे पास आती है, ये आती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है और मेगा 10⁶ आ रहा होगा। तो ये एक्चुअली आप जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपके कैलकुलेटर साइंटिफिक नोटेशन में देगा, तो वो 5.1 10⁻⁻⁻ क्या दे रहा होगा, -7 +7 दे रहा होगा। तो हम पॉइंट एक डिजिट इस तरफ लेकर आ जाते हैं, तो 5.11 एक्सपोनेंट +6 आ रहा होता है, तो +6 को मेगा इलेक्ट्रॉन मेगा बोलते हैं। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। मेरा ख्याल है बात अब तक समझ में आ गई होगी, बहुत फिजिक्स पढ़ ली हम लोगों ने इंटरमीडिएट में, चैप्टर 12 13 14 में सबको यही चल रहा था। तो ये बनता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन का मास बनाने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास जितना मास इलेक्ट्रॉन का है उतना ही मास किसका है, पॉजिट्रॉन का है। तो मुझे जो है टोटल जो एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी, वो एनर्जी कितनी चाहिए होगी, वो एनर्जी मुझे चाहिए होगी 2 × 0.511। तो ये जो आंसर बनता है ये बनता है 1.02 और यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखिएगा आप अच्छे तरीके से कि ये जो गैमा रे फोटोन आया है, वो जो गैमा आया है, और गैमा किसमें कन्वर्ट हुआ है, हमारे पास मैस में कन्वर्ट हुआ है। तो गैमा की जो एनर्जी है वो कम से कम हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप कर दो थ्रेशोल्ड। इससे कम एनर्जी अगर गैमा की होगी तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। हमें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो क्यों कर रहे हैं, अच्छी तरह याद रखना, ठीक है? इसको मैं कह रहा हूं दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसकी हमें जरूरत है। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लेकिन बार हमें इससे ज्यादा ही एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि ये वो एनर्जी होगी जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का क्या बनाएगा, मैस बनाएगा। अगर इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगा, मेरा ख्याल है अब तक हम ये बात करके आ चुके हैं, क्वांटम में भी बात की है, पेयर प्रोडक्शन में भी, सॉरी इसमें फोटोइलेक्ट्रिक में मैंने आपसे ये बात की हुई है। इससे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ओके, जितनी एनर्जी मेरा मैस बनाने के लिए चाहिए, अगर उससे ज्यादा एनर्जी होगी तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे किस काम आएगी, माय काइनेटिक एनर्जी। सो इतनी एनर्जी हमें चाहिए इनका मैस बनाने के लिए, और इससे ज्यादा जो भी एनर्जी होगी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसकी सूरत में हमें मिलेगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ओके, अच्छा, अगर मुझे आगे याद ना रहे तो मैं अभी इस पे कमेंट कर देता हूं, बल्कि छोड़ेंगे, आगे बात करेंगे। ओके, तो यहां तक एक बात होगी हमारी। ये मैंने आपसे बात कर ली, पेयर प्रोडक्शन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों क्या रहते हैं हमारे पास, कंजर्व रहते हैं, राइट? अच्छा, इसमें और भी कंजर्वेशन के लॉज लगते हैं, और वो दूसरे जो कंजर्वेशन के लॉज हैं वो क्या है, मैं वो भी बात कर लूं। याद रखिएगा इसमें कि जो है यानी जो कंजर्वेशन लॉज हैं, कंजर्वेशन लॉज कौन से,
मैं कहना चाह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम, और प्लस मैं कहना चाह रहा हूं कौन से, हम कह सकते हैं चार्ज। तो चार्ज कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है ये मस्ट बी जीरो। ये सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। मेरे बात के कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टोटल चार्ज हमारे पास आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। इस बात का मतलब बहुत सिंपल है। देखिए जो गैमा रे फोटोन है, फोटोन इज ए चार्ज लेस पार्टिकल। याद है आपको, फोटोन का चार्ज नहीं होता। तो फोटोन का अगर चार्ज नहीं होता और मेरे पास दो पार्टिकल बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज चूंकि नेगेटिव है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो फिर पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ गई। सो हमें ये कंजर्वेशन का जो लॉ है ये हमें बता रहे हैं कि जो दो पार्टिकल बनेंगे, इन दो पार्टिकल का जो चार्ज है वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होगा। एंगुलर मोमेंटम जीरो होने का मतलब ये है कि फर्स्ट करो अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, यानी इनकी स्पिन भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। क्योंकि फोटोन हमारे पास चार्जलेस और मैसलेस पार्टिकल है। ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए मैसलेस पार्टिकल होने की वजह से जो मुझे यहां पर मैस मिलना चाहिए वो दोनों का मैस मुझे आइडेंटिकल मिलना चाहिए। ये जो पॉजिट्रॉन है जिसको मैं एंटी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं या एंटी मैटर पार्टिकल कह रहा हूं, यहां से एक नई फिजिक्स की इब्तिदा हो रही है। और वो फिजिक्स क्या है, वो फिजिक्स ये है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, या इस पूरी यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं कि ये सारी किससे मिलकर बनी हुई है, मैटर से मिलकर बनी हुई है। अगर ये सारी यूनिवर्स मैटर से मिलकर बनी, इसका मतलब कोई और भी यूनिवर्स होगी जो कि एंटी मैटर से मिलकर बनी होगी। एंटी मैटर, मेरे कहने का मतलब है कि वहां पे जो एटम है उसके जो शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पॉजिट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। क्या ख्याल है, वहां पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं एंटी प्रोटॉन होगा, और हमने एंटी प्रोटॉन ढूंढ निकाला है, याद रखिएगा। इसी तरह उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं एंटी न्यूट्रॉन होगा, और एंटी न्यूट्रॉन भी हम ढूंढ चुके हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज ए न्यू टाइप ऑफ द मैटर विच इज नोन एज द एंटी मैटर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां तक आपके जहन में कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ लूं। अब याद रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये गैमा है और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन ई प्लस और इलेक्ट्रॉन ई माइनस। तो आमतौर पर ये एक इक्वेशन है जो कि हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, पेयर प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए गैमा एरो इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब याद रखिएगा कि ये जो मोमेंटम की मैंने बात की थी और मैंने कहा था पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम या स्पेस में नहीं हो सकता। तो इसकी हमारे पास इक्वेशन है और वो इक्वेशन भी मैं आपको लिखकर बताना चाहता हूं। मसलन मोमेंटम के बारे में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो मोमेंटम जो कि किसका है, गैमा का है, ठीक है, वो लाजमी तौर पे इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन एंड प्लस मोमेंटम ऑफ रिक्वायर्ड न्यूक्लियस। अब आप बोलेंगे रिक्वायर्ड न्यूक्लियस क्या है, तो जब गैमा आके इस न्यूक्लियस से टकराया और इसमें से दो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुए, तो उसके बाद कुछ एनर्जी इस न्यूक्लियस को मिलेगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि वैक्यूम में या स्पेस में पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस की आफ्टर द कोलिजन जो शक्ल होगी, यानी इस तरह जो न्यूक्लियस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड न्यूक्लियस। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी, दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड न्यूक्लियस। तो अब हम ये बात जानते हैं कि ये दो हैं, इन दोनों का जो मास है वो क्या है, वेरी स्मॉल है। क्या ख्याल है आपका, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मैसेस बहुत कम है, जबकि जो रिक्वायर्ड न्यूक्लियस है इसका जो मास है वो क्या है, लार्ज मास है। अच्छी तरह याद रखिएगा, इसका मास बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब और वैसे भी अगर आप बताएं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1000, हम ये बात जानते हैं 1836 1836 इलेक्ट्रॉन मिलके एक प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ठीक है ना, मास वाइज 1836 इलेक्ट्रॉन मिलके कितना मास बनाते हैं, एक प्रोटॉन के बराबर। तो ये जो हैवी न्यूक्लियस है, जो कि ऑलरेडी हैवी न्यूक्लियस मैंने लिया हुआ है, तो इसका मास तो बहुत ज्यादा होगा। अब अगर इसका मास बहुत ज्यादा है तो याद रखिएगा इसकी वेलोसिटी बहुत कम
होगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। तो इस रिकॉइल्ड, ये जो रिकॉइल्ड न्यूक्लियस है, इस रिकॉइल्ड न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली मैं किसके बराबर ले सकता हूं? 0 के बराबर ले सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है? आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद जो रिकॉइल्ड न्यूक्लियस है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को तकरीबन कितना ले सकता हूं? 0 के बराबर। यानी इसको हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। वजह समझ में आ रही है? वजह इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बहुत कम मास है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन एक बहुत ज्यादा मैसिव किस्म का हमारे पास न्यूक्लियस है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो रिकॉइल की जो काइनेटिक एनर्जी वो तकरीबन नेग्लिजिबल है। ये सारे अहम पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ओके, तो इसको मैं, यानी रिकॉइल्ड न्यूक्लियस की जो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं फाइनल इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। अब मैं फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं ताकि बात मजीद क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो मैं अब इसकी इक्वेशन को जिस तरीके से लिख रहा हूं, याद रखिएगा कि ये जो गैमा रे फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच न्यू से। तो ये जो एच न्यू एनर्जी है, ये एच न्यू एनर्जी किसके बराबर है? सबसे पहले तो एम नॉट सी स्क्वायर। जाहिर सी बात है, एम नॉट मैं आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बता चुका हूं कि हम रेस्ट मास को कहते हैं, तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें। तो एम नॉट सी स्क्वायर, यानी ये मास बनेगा किसका? इलेक्ट्रॉन का, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये मास बनेगा किसका? पॉजिट्रॉन का, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। जितना मास हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है उतना ही मास मेरे पास किसका है? पॉजिट्रॉन का है। तो मैं इस इक्वेशन को मजीद इस तरीके से लिख सकता हूं कि इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 2 एम नॉट सी स्क्वायर, ओके, ऐसे कर लो, और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब यहां पर हो सकता है आपके ध्यान में ये बात आई हो कि मैंने कहा कि दोनों के मैसेज सेम है, तो मैंने इसको 2 लिख दिया, और एम नॉट सी स्क्वायर क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के मैसेज सेम है तो मैंने खाली एक ही दफा एम नॉट सी स्क्वायर कर दिया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, मैंने इन दोनों को अभी तक अलग करके लिखा है। तो क्या मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट होती है? द आंसर इज यस। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों के मैसेज सेम है, दोनों के चार्ज सेम है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो भी दोनों में आधी आधी तकसीम हो जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि फर्ज करो मैंने कहा था कितनी गैमा की एनर्जी होनी चाहिए? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? मैंने बताया कि एनर्जी कितनी होनी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए? हमारे पास कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब फर्ज करते हैं कि मेरे पास जो टोटल एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी मेरे पास और 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो, तो 2 में से 1.02, या मैं इसको चलो 1.0 कह लेता हूं ताकि जरा मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो। तो 1 जो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो मैस बनाने में खर्च हो गई, तो बाकी कितनी बची मेरे पास? बाकी मेरे पास 2 में से कितनी बची? रिमेनिंग मेरे पास बचे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये बोले कि 1 में से 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी बने और 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी बने, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये कह रहा हूं बी केयरफुल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी जरूरी नहीं कि सेम हो, बल्कि होती ही डिफरेंट है। ओके, ये भी पॉइंट अच्छी तरीके अपने ध्यान में रखने वाला है। सो दिस इज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में एक बात और समझने वाली वो ये है कि दिस इज वन सिंगल फोटोन, एक फोटोन है, और एक फोटोन दो मैसेज और दो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज बना रहा है। इसको हमारी किताब वाले ने एक एग्जांपल भी, मैं एग्जांपल सिर्फ पढ़ देता हूं, सॉल्व बाद में देख लेंगे। ओके, एग्जांपल 17.8 और पेज नंबर है मेरे पास 256, पेज नंबर 256। इस पर वो कह रहा है एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ उसने दी है, जाहिर सी बात है एनर्जी दे या वेवलेंथ दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिखा है E = h nu, इन टर्म ऑफ वेवलेंथ क्या होता है? hc/λ, है ना? ये भी मैंने बात की हुई है कॉन्टेंट के अंदर कि एनर्जी को इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लिखना हो तो hc/λ करके लिखते हैं। तो वो कह रहा है एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ उसने दी है और इन द विसिनिटी ऑफ द हैवी न्यूक्लियस में प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर। कह रहा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ईच पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों की काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन इज ट्वाइस
दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डबल है किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। तो मेरा ख्याल है इस एग्जाम्पल को पढ़ने से आपके जहन में बात अब आ जानी चाहिए कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जरूरी नहीं है कि वो सेम और डिफरेंट होती हैं। ओके, अच्छा, और दैट्स इट, दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द पेयर प्रोडक्शन। अब हम इसके रिवर्स प्रोसेस की तरफ जाना चाह रहे हैं। यहां तो कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए, वरना थम अप ताकि मैं आगे चलूं।